हेलो गाइज, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। तो आप किसी भी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट साबित होगा, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टीम ऑफ रिसर्चर्स ब्लैंक वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। यानी कि रिसर्चर्स का एक टीम जो है वो काम कर रही है किस चीज़ पर, एक नए प्रोजेक्ट पर। तो इसे हम एज्यूम करके चलते हैं कि मान लीजिए कि 5 लोग की रिसर्चर्स आई है, वो काम कर रही है। तो ये भले ही इसमें 5 लोग हैं, बट उसकी टीम की बात किया जाए तो 5 लोगों का एक टीम बना। तो टीम जब एक बना यानी कि ये कलेक्टिव फॉर्म में है। तो जब कभी कलेक्टिव नाउन आता है तो उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट कराया जाता है। इस वजह से वो जो वर्ब लेगा वो अपने साथ कौन सा वर्ब लेगा, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। और आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि ऑफ है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो रिसर्चर्स बन गया ऑब्जेक्ट और एग्रीमेंट होगा सब्जेक्ट का वर्ब के साथ। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है द टीम। द टीम की बात करें तो ये कलेक्टिव नाउन है, यानी कि ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। तो इज सिंगुलर है और हैज सिंगुलर, बी और डी हो गया कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ है। तो हैज के साथ कभी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आ सकता है, इज के साथ आ सकता है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देयर ब्लैंक सेवरल रीजंस फॉर द डिले इन द प्रोजेक्ट। तो आपको याद रखना है कि देयर वर्ड जो है ये कभी भी वर्ब को डिसाइड नहीं करता है, इसके बाद जो नाउन मिलता है वो डिसाइड करता है वर्ब को। यहाँ पर सेवरल रीजंस यानी कि कई कारण बताया गया है। कई कारण हैं डिले होने का, किस चीज़ के डिले होने का, प्रोजेक्ट में डिले होने का। कई कारण यानी कि ये कैसा सेंस दे रहा है, ये सेंस दे रहा है प्लूरल होने का। तो जो वर्ब आएगा वो भी कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पर आर है प्लूरल और कोई नहीं है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देयर आर सेवरल रीजंस फॉर द डिले इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ईच ऑफ द बुक्स ब्लैंक अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द टॉपिक। यानी कि बुक्स में से प्रत्येक का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है इस टॉपिक पर। तो चलिए अब हम ईच ऑफ का कॉन्सेप्ट समझते हैं। यदि सेंटेंस में आपको कहीं ईच ऑफ लिखा मिल जाए तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ईच के जैसा ही इवरी सेंस देता है, बट इवरी के बाद आपको कभी भी ऑफ वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन इसके साथ जो नाउन यूज होगा वो सिंगुलर नाउन यूज होगा। साथ ही साथ वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर कौन सा है, तो वर्ब का बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। तो आईएनजी फॉर्म की बात करें तो इसको कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो लिखा नहीं है, ये कैंसिल हो गया। हैव तो प्लूरल है। ऑफर्स की बात करें तो यदि वर्ब में यस या ईएस जुड़ जाता है तब वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होने लगता है, इस वजह से यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मेनी अ स्टूडेंट ब्लैंक फेल्ड द टेस्ट ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन। यानी कि कई स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हुए हैं, किस वजह से, तो प्रिपरेशन की कमी की वजह से, यानी कि तैयारी की कमी की वजह से। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर हमें कंफ्यूज कर देता है मेनी के वजह से। मेनी दिखता है यानी कि कई स्टूडेंट्स, तो हम हैव या आर यहाँ पर टिक कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए इसके पीछे का रीजन समझते हैं हम। तो मेनी जो है इसका स्ट्रक्चर दो टाइप से बनता है। यदि मेनी के तुरंत बाद कोई प्लूरल नाउन लिखा मिल जाएगा तब वो प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे कि यदि हम बात करें तो लिखा रहता मेनी स्टूडेंट्स, तब यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन एक और स्ट्रक्चर है इसका, मेनी प्लस ए अथवा एन। तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, साथ ही साथ वर्ब भी कैसा आएगा, वो भी सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो मेनी के तुरंत बाद ए अथवा एन आर्टिकल आता है तो वो नाउन भी सिंगुलर आना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हैज़ है सिंगुलर और इज है सिंगुलर। अब ये पर्सन फेल हुए हैं, सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस का है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस इज के साथ कभी भी नहीं आ सकता है, हैज़ के साथ आ सकता है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेनी अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड द टेस्ट ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर ब्लैंक अवेयर ऑफ द शेड्यूल चेंज। यानी कि ना तो स्टूडेंट्स को पता था ना ही टीचर को पता था जो शेड्यूल चेंज हुआ उसके बारे में, वो अवेयर नहीं थे। तो दोनों में से कोई अवेयर नहीं था। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो नाइदर नॉर कंजक्शन है। ठीक है, इससे दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। तो जब भी सेंटेंस में आपको क्या क्या मिल जाए, फर्स्ट तो नाइदर नॉर मिल जाए, सेकंड आइदर और मिल जाए, थर्ड नॉट ओनली बट ऑल्सो मिल जाए, तो आपको सेकंड सब्जेक्ट को देखना है, यानी कि इसके बाद क्या मिल रहा है उसको देखना है।
ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को फिल करना है, ठीक है, यानी कि वर्ब के नज़दीक में जो मिलेगा उसी के अनुसार आपको वर्ब को डिसाइड करना है। यहाँ पर द स्टूडेंट्स भले ही प्लूरल है, इससे कोई लेना देना नहीं है, वर्ब के नज़दीक में मिल रहा है द टीचर जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। तो वॉज है सिंगुलर, इज़ है सिंगुलर और कोई नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो दोनों में से कोई भी अवेयर नहीं थे, अवेयर नहीं है, दोनों का दोनों यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। वॉज भी लग सकता है, इज भी लग सकता है। यदि पास्ट की बात किया जाएगा तो वॉज आंसर हो जाएगा, और प्रेजेंट में अवेयर नहीं है तो इज आ जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक ऑप्शन को हटाकर यहाँ पर हैव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हैव इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको सुधार कर दिया जाएगा। यदि आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप यूट्यूब को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे पीडीएफ जो हैं आंसर्स के साथ मिल जाएंगे। और आप चाहें तो डायरेक्ट सब्सक्राइब के पास में ही ज्वाइन बटन है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिर मेंबरशिप सेक्शन आपके लिए इनेबल हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, यानी कि स्टूडेंट्स में से दोनों। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब को फिल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं बोथ से। मान लीजिए कि यहाँ स्टूडेंट्स ही रहता, लेकिन बोथ की जगह क्या रहता, वन रहता, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तब उसका कॉन्सेप्ट अलग हो जाता। तो यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर रहा है, इसके पहले क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है कि बोथ मिल रहा है, वो डिसाइड करेगा वर्ब को। तो बोथ मतलब दोनों, जब दो पर्सन की बात हो गई तो वर्ब कैसा आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आना चाहिए। बट यदि कहा देता कि स्टूडेंट्स में से एक यानी कि सिंगल पर्सन की बात करता तब वर्ब कैसा आता, तब वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब आता। यहाँ पर बोथ की बात की गई है यानी कि प्लूरल का सेंस देना, तो यहाँ पर वर है प्लूरल और आर है प्लूरल, ए और सी हो गया कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर कल की बात की गई है कि कल अब्सेंट थे, तो कल की बात की गई है तो हम पास्ट का वर्ब का यूज़ करेंगे, आर यहाँ पर इसका राइट आंसर ना होकर वर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स ब्लैंक इंक्रीज्ड दिस ईयर, यानी कि मोबाइल यूजर्स की जो संख्या है वो इस साल क्या हुई है, बढ़ी है। यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, कौन सा, द नंबर ऑफ वाला, और एक याद रखना है अ नंबर ऑफ वाला। इन दोनों के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा किस टाइप में आएगा, तो वो प्लूरल नाउन रहेगा। लेकिन जो वर्ब यूज करेंगे वो दोनों का अलग अलग यूज होगा। द नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, बट अ नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है। अ नंबर ऑफ जो है वो मेनी का सेंस देता है, यानी कि बहुत सारा लोगों का सेंस देता है, इस वजह से इसके साथ जो वर्ब आता है वो प्लूरल वर्ब आता है। लेकिन द नंबर ऑफ जो है वो डेफिनेट नंबर को यानी कि निश्चित संख्या को दिखाने का काम करता है। जब कोई चीज़ निश्चित हो जाती है तब वो सिंगुलर की तरह काम करने लगता है, इस वजह से वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पर हैज़ है सिंगुलर और इज है सिंगुलर। तो अब यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, तो इंक्रीज्ड की बात करें तो ये कैसा वर्ब है, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। जब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका तो ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस में इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लग सकता है, हैज़ के साथ आ सकता है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स हैज़ इंक्रीज्ड दिस ईयर। 8th नंबर क्वेश्चन है अ नंबर ऑफ पीपल ब्लैंक एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन द इवेंट, यानी कि खूब सारे लोगों ने एक्सप्रेस किया रुचि को किस चीज में, इवेंट में। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ लिया। अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन, ठीक है, वर्ब जो आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ पर हैव है प्लूरल और आर है प्लूरल। अब इन्होंने एक्सप्रेस किया, सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में है तो आर न लगाकर हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है द ज्यूरी ब्लैंक रीच्ड अ यूनैनिमस डिसीजन, यानी कि ज्यूरी जो है वो पहुंच गई, कहाँ पहुंची, तो एक सर्वसम्मत डिसीजन पर, यानी कि सभी की विचारधाराएं एक जैसी हो गई हैं। तो जब विचारधाराएं थॉट्स जो हैं मिल जाते हैं तब वो सिंगुलर की तरह ट्रीट करने लगता है। यहाँ पर हैज़ है सिंगुलर और इज है सिंगुलर। लेकिन यदि मान लीजिए कि ज्यूरी के मेंबर्स की जो विचारधाराएं हैं, उनके जो थॉट्स हैं, वो सबका डिसीजन अलग अलग रहता, तब वहाँ पर उसको हम प्लूरल मानकर चलते। लेकिन यहाँ पर एक सर्वसम्मत डिसीजन पर पहुंची है, यानी कि सबकी जो विचारधाराएं हैं वो एक जैसी हैं। तो ज्यूरी ही पहुंची, सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ना लगाकर हम हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है द डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ब्लैंक रिलायबल, यानी कि एक्सपेरिमेंट से जो डेटा आई है वो कैसी है, रिलायबल है। यहाँ पर फ्रॉम हो गया क्या, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ये बन गया ऑब्जेक्ट, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम वर्ब का एग्रीमेंट कराएंगे सब्जेक्ट के साथ। तो द डेटा की बात करें तो इसमें जो है वो काफ़ी विवाद है।
कुछ लोग जो हैं इसको सिंगुलर मानकर चलते हैं, कुछ लोग जो है इसको प्लूरल मानकर चलते हैं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये प्लूरल वर्ड है, जो कि कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। किसका प्लूरल है, तो ये है डेटम का। बट मॉडर्न इंग्लिश में जो है इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट कराया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में इसको एज अ इंफॉर्मेशन का कलेक्शन की तरह लिया जाता है, इस वजह से इसको सिंगुलर मानकर चला गया है। तो यहाँ पर हम सिंगुलर वाला ही टिक करते हैं, द डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इज रिलायबल। लेकिन ओरिजिनल फॉर्म की देखा जाए तो डेटा जो है वो डेटम का प्लूरल फॉर्म है, लेकिन इसको कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह लिया जाता है, तो मॉडर्न इंग्लिश में इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट कराया जाता है। ठीक है, द डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इज रिलायबल, और ओरिजिनल फॉर्म देखा जाए तो आर रिलायबल इसका राइट आंसर होगा। 11th नंबर क्वेश्चन है, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास ब्लैंक रिक्वायर्ड टू सबमिट द असाइनमेंट। तो ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट तो हमने पिछले किसी क्वेश्चन में पढ़ ही लिया था कि एवरी के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में, और वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में रहना चाहिए। तो यहाँ पर केवल और केवल इज है सिंगुलर फॉर्म, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन है, द नोटोरियस डकॉइट विथ हिज गैंग मेंबर्स ब्लैंक स्केप्ड यस्टरडे। यानी कि कुख्यात डाकू उसके साथ साथ उसके गैंग मेंबर्स भी जो हैं वो बचकर निकल गए। कब निकल गए, तो कल। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब फिल होगा, तो लग रहा है कि डाकू भी भागा, उसके गैंग मेंबर्स भी भागे, तो लग रहा है प्लूरल जैसा। यदि आप ऐसा सेंस लगाकर प्लूरल वर्ब को टिक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखें तो विथ हिज गैंग मेंबर्स, ये भागा और ये सब लोग इसके साथ हो गए। तो विथ जो है ये तो प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो एग्रीमेंट तो हम सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कराएंगे। तो विथ हिज गैंग मेंबर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर वर्ब को डिसाइड करेगा डेकोएट, जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। तो इज है सिंगुलर, वॉज है सिंगुलर, हैज़ है, चारों के चारों सिंगुलर फॉर्म में है। और आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि जब दो सब्जेक्ट किन से जुड़ा हुआ मिल जाए, तो विथ से, टुगेदर विथ से, एलोंग विथ से, लाइक से जुड़ा हुआ मिल जाए, अनलाइक से जुड़ा हुआ मिल जाए, बिसाइड्स से जुड़ा हुआ मिल जाए, इन एडिशन टू से जुड़ा हुआ मिल जाए, बट से जुड़ा हुआ मिल जाए, इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ मिल जाए, इसका जस्ट अपोजिट एक्सक्लूडिंग से जुड़ा हुआ मिल जाए, एक्सेप्ट से जुड़ा हुआ मिल जाए, एंड नॉट से जुड़ा हुआ मिल जाए। एक और वर्ड फेमस वर्ड है एज वेल एज, इसको भी आपको याद रखना है। तो इन सभी से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ मिले तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को फिल करना है। डेकोइट जो कि सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। अब ये भागकर निकल गया, कब निकला, तो कल निकला। यहाँ इसने डिसाइड कर दिया कि कल की बात की गई है, तो कल यानी कि पास्ट का यूज हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चाहिए। एक सेकंड ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। स्केप्ड यस्टरडे कल की बात की गई है, बट सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस का है, तो एक्टिव वॉइस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का तो कोई वर्ब ही यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो है हमें यस्टरडे को हटाना पड़ेगा। वाज आप ऐसा सोच कर चलेंगे कि वाज प्लस स्केप्ड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यह सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस का है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ क्यों करेंगे। तो यस्टरडे यहाँ से हम हटा देते हैं। अब चलिए इसका आंसर हम फिल करते हैं। तो ये व्यक्ति भागे हैं, सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, तो इज के साथ कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता है, वॉज के साथ भी नहीं आ सकता। हैज़ बीन की बात करें तो ये भी पैसिव वॉइस का हो गया, तो ए सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, $10 ब्लैंक नॉट इनफ टू बाई द बुक, यानी कि $10 जो है पर्याप्त नहीं है बुक खरीदने के लिए। $10 इसने अमाउंट को डेफिनेट कर दिया। तो जब कभी अमाउंट डेफिनेट कर दिया जाए, या कोई डिस्टेंस डेफिनेट कर दिया जाए, या कोई वजन को डेफिनेट कर दिया जाए, तो जब डेफिनेट हो जाता है तो वो कैसा ट्रीट करने लगता है, वो सिंगुलर उसको हम मानकर चलते हैं। तो जो वर्ब आना चाहिए वो भी सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। यहाँ पर इज है सिंगुलर और कोई नहीं है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। $10 इज नॉट इनफ टू बाई द बुक। 14 नंबर क्वेश्चन है, आई विश इट ब्लैंक पॉसिबल, यानी कि काश ये पॉसिबल हो जाए। तो यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं, तो जब कभी हम इमेजिन करते हैं तब वहाँ पर हमेशा हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, तो पास्ट का प्लूरल वर्ब यानी कि वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमें वर का यूज़ करना है, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, द सिंगर एंड डांसर ब्लैंक प्रेजेंट इन द पार्टी, यानी कि सिंगर और डांसर जो हैं पार्टी में प्रेजेंट हैं। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि 2 पर्सन प्रेजेंट हैं और आर या हैव टिक किया तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। जानिए इसके पीछे का रीज़न। तो देखें यदि आप, तो आर्टिकल एक ही जगह यूज़ हुआ है सिंगर के पहले, क्या इसने डांसर के पहले आर्टिकल का यूज़ किया, नहीं किया। तो जब आर्टिकल एक ही जगह लगा है यानी कि एक ही व्यक्ति है, एक ही बंदा है जो कि सिंगर भी है
और वही पर्सन जो है वो डांसर भी है, यानी कि वही व्यक्ति जो है गाता भी है और वही व्यक्ति नाचता है, गाते गाते नाचता है। ठीक है, जब एक ही पर्सन है वही प्रेजेंट है पार्टी में तो एक पर्सन यानी कि सिंगुलर, तो वह भी सिंगुलर आना चाहिए। तो हैज़ है सिंगुलर, इज है सिंगुलर। अब ये प्रेजेंट है तो हम सिंपली प्रेजेंस शो करें तो इज का यूज करेंगे, हैज़ का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसे आपको दो पर्सन नहीं मानकर चलना है कि सिंगर अलग है डांसर अलग है। ऐसा हम कब मानकर चलते, लिखा रहता द सिंगर एंड द डांसर, यानी कि दोनों जगह आर्टिकल रहता तब हम मानकर चलते कि दो अलग अलग पर्सन प्रेजेंट है। 60 नंबर क्वेश्चन है ऑल दैट ग्लिटर्स ब्लैंक नॉट गोल्ड, यानी कि हर एक चीज जो चमकता है वो सोना नहीं होता। तो ये एक फेमस प्रोवर्ब है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ग्लिटर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है कि इसमें यस लगा है कि नहीं लगा है, यहाँ पर ये एक फेमस प्रोवर्ब है, यानी कि कहावत है कि हर एक चमकने वाली चीज सोना नहीं होता है। ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ए नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है ऑल द वाटर ब्लैंक बीन कंटेमिनेटेड, यानी कि जितना भी पानी था सबका सब क्या हो गया है, दूषित हो गया है, बेकार हो गया है। तो ऑल की बात करें तो ऑल ऑफ, इसके बाद जो नाउन मिलेगा वो डिसाइड करेगा वर्ब को। यदि प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर वाटर की बात करें तो कैसा नाउन है, वो सिंगुलर नाउन है, इस वजह से यहाँ पर जो वर्ब यूज़ होगा वो भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। तो यहाँ पर हैज़ है सिंगुलर, इज है सिंगुलर, ये हो गए कैंसिल। तो इज के साथ बीन नहीं आ सकता है, हैज़ के साथ आ सकता है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द वाटर हैज़ बीन कंटेमिनेटेड। अब यहाँ पर एक और माइंड काम कर सकता है कि ऑफ तो प्रीपोजिशन है तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब को फिल कर दें। नहीं, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि ये जो है वो अमाउंट बताने का काम करता है, क्वांटिटी बताने का काम करता है, तो ये डिसाइड नहीं करता वर्ब को। ठीक है, तो ऑल ऑफ के बाद जो नाउन मिलेगा वो क्वांटिटी बताएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब को यूज करना है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है सम ऑफ द एप्पल्स ब्लैंक रोटेन, यहाँ पर ऑल ऑफ की तरह सम भी जो है वो अमाउंट को बताने का काम करता है, क्वांटिटी बताता है, तो सम भी डिसाइड नहीं करेगा, इसके बाद जो नाउन मिलेगा वो डिसाइड करेगा। सम एप्पल्स, एप्पल्स की बात करें तो ये प्लूरल है, इस वजह से वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, तो आर है प्लूरल और कोई नहीं है, बी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ द एप्पल्स आर रोटेन। 19 नंबर क्वेश्चन है सी इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु ब्लैंक क्वालिफाइड फॉर द नेशनल एग्जाम। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप हिंदी सेंस के बेसिस पे जाएंगे तो ये क्वेश्चन अक्सर हमें कंफ्यूज कर देता है। कैसे, सी इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि वह स्टूडेंट्स में से एक है जिसने क्या किया, क्वालिफाई किया, किस चीज़ को, नेशनल एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो हम लोग हिंदी सेंस के बेसिस पे जाएंगे तो स्टूडेंट्स में से ये एक है, यानी कि एक को एम्फेसाइज किया जा रहा है, तो एक पर्सन है, तो हम सिंगुलर वर्ब को टिक करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो रूल जो है वो कैसा चलता है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का रूल चलता है। जब भी सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाए, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु मिल जाए, वेयर मिल जाए, विच मिल जाए, हुम मिल जाए, व्हाट मिल जाए, वेयर मिल जाए, बीच में मिले, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वर्ड जो मिलता है वो उसका एंटीसीडेंट बनता है और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब को फिल करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को फिल करना है, आपको हिंदी सेंस के बेसिस पे नहीं जाना है। क्या ये रूल याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिले तो एकदम सतर्क हो जाइए, अटेंटिव हो जाइए, और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो वर्ड मिलता है उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब को फिल कर दीजिए। तो वर्ड तो आएगा नहीं, तो हैव इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने क्वालिफाई किया, सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो हैव के साथ आ सकता है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है द डॉग एलोंग विथ इट्स पपीज ब्लैंक प्लेइंग इन द बैकयार्ड, यानी कि कुत्ते के साथ साथ उसके पपीज भी जो हैं वो खेल रहे हैं कहाँ पर, बैकयार्ड में। तो इसका भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था कि विथ एलोंग विथ टुगेदर विथ, इनसे जुड़ा हुआ दो सब्जेक्ट मिलेगा, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को फिल करना है, क्योंकि एलोंग विथ प्रीपोजिशन है, इसका अपना एक ऑब्जेक्ट हो गया, द डॉग जो है सिंगुलर फॉर्म में है जो कि सब्जेक्ट बन रहा है, इसी का वर्ब के साथ एग्रीमेंट कराएंगे। अब ये खेल रहा है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो हैज़ तो लगेगा नहीं, क्योंकि हैज़ के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आ सकता है, ये हो गया प्लूरल, ये भी हो गया प्लूरल, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द डॉग अलोंग विथ इट्स पपीज इज प्लेइंग इन द बैकयार्ड। तो यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये लास्ट का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। द गंगेस ब्लैंक अ होली रिवर, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।